अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि अल्फ़ा के बाद आखिर बीटा रेस अपने इर्द गिर्द मौजूद मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बीटा रेडिएशंस की इंटरेक्शन विद मैटर पर डिटेल्ड लेक्चर को देखने के लिए, सुनने और समझने के लिए चलिए मिस्टर लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में अगली बात बीटा रेडिएशंस पर कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बीटा रेस। तो स्टूडेंट्स, जब हम बीटा रेस की बात करते हैं कि बीटा रेस अपने सोर्स से एमिट होकर सराउंडिंग के साथ, मैटर के साथ आखिर कैसे इंटरेक्ट करेंगी, तो डियर स्टूडेंट्स उससे पहले हमें यह पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीटा रेडिएशंस आखिर हैं क्या। बीटा रेडिएशंस आप पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकती हैं। या बीटा रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, या पॉजिट्रॉन होंगे। सो बीटा रेज कुड बी इलेक्ट्रॉन्स और दे कुड बी पॉजिट्रॉन। स्टूडेंट्स, अब चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो, इन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनका मैस एक बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इज द चार्ज ऑन positron as well as इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर एक जितना चार्ज है। हाँ, बस डियर स्टूडेंट्स फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मास की बात कर लें, सो मास ऑफ दीज particles is 9.11 into 10⁻⁻31 kilograms। तो इनका मास बहुत कम है और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में कि दे आर ऑलमोस्ट 7000 टाइम्स लाइटर देन अल्फा। बताया था कि अल्फा 7000 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, तो अब उसका उल्टा सोच लीजिए। So they are 7000 times lighter than alpha particles। तो ये अल्फा पार्टिकल से तकरीबन 7000 गुना तक हल्के होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप ये चंद बातें अपने जहन में रख लें कि इनका चार्ज कितना और इनका मास कितना, ये चंद बातें अपने जहन में रख लें, तो फिर अब आप इनकी इंटरेक्शन विद द मैटर इजीली समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि ये भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो इनकी इंटरेक्शन भी मैटर के साथ किसी हद तक होगी। इनकी जो इंटरेक्शन मैटर के साथ होगी जिससे ये आयनाइजेशन कॉज करेंगे, वो किस तरह की होगी, आइए समझते हैं। सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन में से अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन की, तो ये एक टाइनी इलेक्ट्रॉन है। दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर ये ट्रेवल कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, और इसका सामना किसी एटम के साथ हो, तो ये किस डिफरेंट तरीके से आयनाइजेशन कॉज कर सकता है, समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आप जानते हैं कि अगर एटम की बात की जाए तो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इस न्यूक्लियस के गिर्द भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये इलेक्ट्रॉन जो पीछे से आ रहा है, ये भी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये भी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के करीब आएगा, इसके करीब आने से रिपल्शन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेजना चाहेगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब जो सोर्स, रेडियोएक्टिव सोर्स से आने वाला पार्टिकल है, वो भी इलेक्ट्रॉन ही है। दोनों एक ही जितने मास के हैं,
तो ऐसा तो नहीं होगा कि रिपल्शन की वजह से ये आने वाला इलेक्ट्रॉन इसे बस निकाल दे और खुद चुप करके अनडिफ्लेक्टेडली चला जाए, ये मुमकिन नहीं होगा। चूंकि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होती हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन किक आउट हो जाए और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क ना पड़े। अब होगा कुछ इस तरह से कि जब ये इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं इसके करीब से गुजरेगा, तो रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तो किक आउट हो जाएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस पर भी जो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन लगेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अब सीधा ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बदल लेगा, यानी कि थोड़ी सी डाइवर्जेंस इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में अब आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स यहां से आपने दो बातें सीखी हैं। पहली बात तो आपने ये सीखी है कि ये आयनाइजेशन कर रहा है, आयनाइजेशन कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से आयनाइजेशन करेगा, अगर ये पॉजिट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन करेगा। लेकिन इन दोनों केसेस में आयनाइजेशन करने के बाद इसका अपना पाथ स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, अपने लेस मास लेस इनर्शिया की वजह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन के बाद यानी आयनाइजेशन के बाद इसका खुद का पाथ भी बदल जाएगा, इसके खुद के पाथ में भी डाइवर्जेंस आ जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगा किसी दूसरे एंगल पे। तो डियर स्टूडेंट्स इससे फिर एक और कदम चलिए आगे। सवाल ये पैदा होता है क्या जितनी अट्रैक्शन या जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक अल्फा आयनाइजेशन कॉज कर सकता था, क्या ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन उसी फोर्स के साथ आयनाइजेशन कॉज करेगा? तो जवाब है नहीं। आपको याद है अल्फा पे पॉजिटिव 2 चार्ज था, इस पे सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव 1 चार्ज, इसका चार्ज अल्फा के निस्बतन आधा है, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अल्फा की निस्बतन कम होगी, यानी कि इसकी फोर्स कम होने की वजह से मैटर में से गुजरते हुए मैटर के साथ इंटरेक्शन भी कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इंटरेक्शन कम होगी तो ये एनर्जी भी कम लूज करेगा। तो चलिए अब यही बातें कुछ लिखना शुरू करते हैं। हम इस फोर्थ बात को भी लिख देते हैं। फोर्थ बात में लिखेंगे दे कैन कॉज आयनाइजेशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन है लिखेंगे, जनरली लिख देते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो दे कैन cause ionization because of electrostatic forces। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से आयनाइजेशन कॉज करते हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अलावा ये डायरेक्ट कलिजन से भी आयनाइजेशन कॉज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कलिजन से आयनाइजेशन कैसे कॉज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने वैसे ये पढ़ा भी हुआ है। एक्स रेज के टॉपिक में आपने क्या कहा था कि अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए तो क्या होगा, ये एटम का न्यूक्लियस और ये उस एटम के गिर्द मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन, तो डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देगा। और डियर स्टूडेंट्स निकालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी सीधा नहीं जा पाएगा, इसका पाथ भी चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों का मास तकरीबन बराबर है। अगर तो कलिजन हेड टू हेड ना हुई, किसी एंगल पे हुई, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने असल पाथ से किसी दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आयनाइजेशन भी हो गई और फिर वही प्रॉब्लम कि इसका पाथ चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अगले 5वें पॉइंट में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि दे कैन कॉज आयनाइजेशन
आयनाइजेशन कॉज करेंगे, कैसे कॉज करेंगे? बाय कलेयन। सो दे कैन also cause ionization by elastic collision with इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलास्टिक कलेयन करके भी आयनाइजेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई एतराज तो नहीं? बहुत सिंपल सी बात चल रही है, कोई टेक्निकल पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, बहुत सीधी सीधी सी बात चल रही है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी टेक्निक, उसी ऑर्डर पे लेक्चर चल रहा है जिस ऑर्डर पे आप पिछले वाला लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर सुन चुके हैं, उसी तरतीब पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बात कर सकते हैं इसकी रेंज पर, इसकी आयनाइजेशन पर, इसके पाथ पर। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब जरा बात कर लीजिए इसकी आयनाइजेशन कैसी होगी। डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर हेडिंग देते हैं इसकी आयनाइजेशन की। सबसे पहले अब हम बात इस बार करेंगे आयनाइजेशन से शुरू। स्टूडेंट्स, आप देख चुके हैं दे आर लाइटर, they are less massive, 7,000 times less massive than alpha particles. So their interaction with the matter around them will not be that much square. चूंकि ये 7,000 गुना हल्के हैं तो इनकी इंटरेक्शन इर्द गिर्द के मैटर के साथ उतनी शदीद नहीं होगी। मुमकिना तौर पर ये उससे बहुत कम आयनाइजेशन कॉज करेंगे। So, इसी बात को हम लिख देते हैं, दे कॉज लेस आयनाइजेशन, दे कॉज लेस आयनाइजेशन देन अल्फा रेज बिकॉज ऑफ देयर लेस mass and less charge। ये अल्फा से कम आयनाइजेशन कॉज करते हैं, दे कॉज लेस आयनाइजेशन देन अल्फा रेज। अल्फा से इनकी आयनाइजेशन कम है। क्या आप जानना चाहते हैं कितनी कम है? आपको याद है मैंने अल्फा के लिए आपको एक वैल्यू बताई थी आयनाइजेशन की। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अल्फा रेडिएशन अगर किसी मैटर में से पास करे तो 1 मिलीमीटर के फासले में 10,000 तक आयंस प्रोड्यूस कर सकती है, यानी 10⁴ टाइम्स आयंस प्रोड्यूस कर सकती है। अगर आप इसे 1 मिलीमीटर के फासले में से गुजारें तो बीटा रेडिएशन सिर्फ 100 आयंस 10⁻² आयंस प्रोड्यूस करेगी। सो बीटा रेज can only produce 10⁻² ions when passes through the distance of 1 millimeter। तो सिर्फ 10⁻² आइंस यानी सिर्फ 100 आइंस प्रोड्यूस करेगी अगर 1 मिलीमीटर के फासले में से गुजारा जाए। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं अल्फा के साथ तो इसकी आयनाइजेशन 100 टाइम्स कम है। सो देख सकते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन इज 100 टाइम्स यानी 10⁻² टाइम्स लेस देन अल्फा है। इनकी आयनाइजेशन अल्फा से तकरीबन 100 टाइम्स 100 गुना डियर स्टूडेंट्स कम है। तो यहाँ तक तो गुफ्तगू बहुत सिंपल चल रही है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन पे बात होगी। अगर आयनाइजेशन आपको क्लियर हो चुका है तो चलिए फिर बात करते हैं इनकी रेंज पर। स्टूडेंट्स, आपको याद है मैंने रेंज के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रेंज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स में मैंने 2 टाइप्स के फैक्टर्स बताए थे। एक फैक्टर मैंने बताए थे वो जो
बिल्कुल उस रेडिएशन की प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि चार्ज, मास, एनर्जी। और मैंने वहां पे बताया था कि अगर चार्ज कम हुआ, मास कम हुआ, तो मुमकिन तौर पर रेंज बढ़ सकती है क्योंकि इंटरेक्शन कम हो जाएगी। और अब आप यहाँ पे देख चुके हैं इंटरेक्शन कम है, आयनाइजेशन कम हो रही है एज कंपेयर टू अल्फा। तो क्या ख्याल है रेंज के बारे में? रेंज ज्यादा होगी। एग्जैक्टली। सो द रेंज इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अल्फा। सो इसी बात को चलिए फिर लिख देते हैं। कितनी हाई होगी? इंटरेक्शन 100 गुना कम है बीटा की, तो रेंज 100 गुना ज्यादा हो जाएगी। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, रेंज ऑफ बीटा रेज इज ऑलमोस्ट 100 times greater than अल्फा रेज। इनकी रेंज अल्फा से बीटा की रेंज अल्फा से तकरीबन 100 गुना ज्यादा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये काफी दूर तक जा सकते हैं। अगर उनकी रेंज सिर्फ चंद सेंटीमीटर्स थी तो डियर स्टूडेंट्स इनकी रेंज चंद मीटर्स तक भी हो सकती है। तो चलिए फिर इस बात को भी लिख देते हैं। दे कैन ट्रेवल up to few meters in the air। हवा में चंद मीटर्स तक का फासला तय कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बातें बहुत सिंपल हैं। हर चीज पिछली चीज के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड करके स्टडी करते जाएंगे तो चीजें सिंपल होती चली जाएंगी। स्टूडेंट्स देखिए, अब आप रेंज भी देख चुके हैं, तो फिर क्यों ना बात कर ली जाए पेनिट्रेशन की। तो इनकी रेंज चूंकि ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स, इनकी इंटरेक्शन कम है, तो इनकी पेनिट्रेशन भी किसी मटेरियल में ज्यादा होगी। सो इनकी पेनिट्रेशन यकीनन अल्फा से तो ज्यादा होगी। अल्फा तो एक सिंपल पेपर की शीट से भी रुक जाते हैं, तो ये पेपर की शीट से रुकेंगे नहीं, पेपर को पेनिट्रेट कर जाएंगे। सो दे कैन पेनिट्रेट द थिन शीट ऑफ पेपर। तो ये पेपर की पतली सी शीट को इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे। सो थिन शीट ऑफ पेपर, इनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर इन्हें रोका कैसे जाए? डियर स्टूडेंट्स, इन्हें रोकने के लिए एल्यूमिनियम की शीट यूज की जाती है। सो दे कैन बी स्टॉप, इन्हें रोकने के लिए they can be stopped by the 10 millimeter thick thin sheet of aluminum। तो इन्हें रोकने के लिए डियर स्टूडेंट्स 10 मिलीमीटर की एल्यूमिनियम की थिक शीट यूज की जाती है, यानी कि इनकी पेनिट्रेशन पेपर में तो बहुत इजी है, लेकिन एल्यूमिनियम की 10 मिलीमीटर की थिक शीट से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने पेनिट्रेशन भी देख ली, तो वे पेनिट्रेशन से एक कदम और आगे बढ़े ना, बात कर लेते हैं अब इनके पाथ की। तो डियर स्टूडेंट्स, पाथ कैसा होगा इनका? आप देख रहे हैं इनका मास बहुत कम है। ये अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं तो उतनी ही बराबर फोर्स इन पे भी लग रही है, जिसकी वजह से ये अपने स्ट्रेट पाथ में नहीं ट्रेवल कर पाते, अपने स्ट्रेट पाथ से स्कैटर कर जाते हैं, पाथ डाइवर्ज हो जाता है इनका। अब चाहे इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से स्कैटरिंग हो या कलिजन की वजह से स्कैटरिंग हो, पाथ स्ट्रेट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से इनका स्ट्रेट पाथ नहीं होता। दे ट्रेवल इन अ डिसकंटिन्यूअस एरेटिक पाथ। इनके पाथ को एरेटिक पाथ भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर लिख लेते हैं। दे कैन नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, they cannot travel in a
स्ट्रेट पाथ। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लेस mass एंड inertia। इनका mass बहुत कम है डियर स्टूडेंट्स, तो इनका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा। दे ट्रेवल इन erratic path, they travel in erratic path। ये erratic path में ट्रेवल करते हैं। स्टूडेंट्स erratic path कैसा? चलिए अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक लेड का चैम्बर लूँ और इस लेड के चैम्बर में एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखूँ, तो डियर स्टूडेंट्स ये रेडियो एक्टिव सोर्स में से जो बीटा रेडिएशंस अगर एमिट हो रही होंगी, तो बीटा रेडिएशंस का पाथ किस तरह का होगा डियर स्टूडेंट्स? कुछ इस तरह का। बहुत ज़्यादा आप डाइवर्जेंस देख रहे हैं, लाइक स्मोक, स्मोकी पाथ इनका। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इनके पाथ की लेंथ को मेजर करूं तो वो तो बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ से निकला, ऊपर गया, फिर नीचे और फिर आगे। सो लेंथ ऑफ द पाथ इज हाई, बट जो इनकी डेप्थ है किसी भी मीडियम में वो कम है। तो अब आप सोच रहे होंगे रेंज क्या है? क्या जो इन्होंने पाथ कवर किया उसकी लेंथ रेंज है? तो वो लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी अगर इस पाथ को खोल के अगर स्ट्रेट करूं तो लेंथ तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इनकी डेप्थ कम है। तो याद रखिएगा, रेंज इज नॉट द लेंथ ऑफ देयर पाथ, रेंज इज द डेप्थ ऑफ द पाथ, यानी कितना दूर तक जा रहा है वो रेटिक पाथ, वो रेंज कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो बीटा पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपके सामने रखी। कैसे बीटा पार्टिकल्स सराउंडिंग में मौजूद मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपने देखा। डियर स्टूडेंट्स अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे गैमा रेडिएशन के इंटरेक्शन पर, कि गैमा रेडिएशन आखिर सराउंडिंग में मौजूद डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट एटम्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स आने वाला अगला लेक्चर भी इसी सीरीज का हिस्सा होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात करूँगा आने वाले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।